दोस्तों, वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग कल तक भारत की क्षमताओं पर सवाल उठाते थे, आज वही लोग भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक नए भारत के उदय का शंखनाद है। उन तमाम आलोचकों और भारत विरोधी ताकतों के मुंह पर यह अब तक का सबसे करारा तमाचा है, जो दिन रात यही रट लगाए रहते थे कि भारत कभी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता या भारत हमेशा चीन की परछाई में ही रहेगा। लेकिन आज के दौर में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। दुनिया की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का नक्शा तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए नक्शे में भारत का रंग सबसे गहरा और चमकदार होकर उभर रहा है। जिस ताकत और दबदबे पर कभी सिर्फ अमेरिका या रूस जैसे महाशक्तियों का एकाधिकार हुआ करता था, आज वह ताकत धीरे धीरे सरक कर भारत की झोली में आ रही है। हाल ही में सामने आई एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली रिपोर्ट ने हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की नींद उड़ा दी है। बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भारत को वह कमतर आंकने की गलती कर रहे थे, वही भारत उन्हें पछाड़कर दुनिया के मंच पर उनसे ऊपर खड़ा हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की जिसमें भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। दोस्तों, यह खबर महज कुछ कागजी आंकड़ों का खेल नहीं है और ना ही यह सिर्फ गणित का कोई जोड़ घटाव है, बल्कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों के बढ़ते हुए आत्मविश्वास, हमारी सेना के अदम्य साहस और देश की मजबूत होती हुई रणनीतिक स्थिति का प्रमाण है। आज पूरा विश्व, चाहे वह पश्चिमी देश हों या एशियाई ताकतें, सभी भारत की तरफ एक नई उम्मीद और सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सीधा सा नियम है कि दुनिया में उसी देश की पूछ होती है, उसी देश को सम्मान की कुर्सी मिलती है जिसके बाजुओं में दम होता है और जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकता। अमेरिका हो, पुराना सोवियत संघ हो, आज का रूस हो या फिर चीन, इन सब ने अगर दुनिया पर राज किया है या अपना प्रभाव जमाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण उनकी सैन्य शक्ति रही है। इसी शक्ति के बल पर पिछले 70 या 80 सालों से कुछ गिने चुने देश ही दुनिया की दिशा और दशा तय करते आ रहे थे। लेकिन 21वीं सदी में और खास तौर पर साल 2025 के करीब आते आते इस सूची में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में जुड़ चुका है। आज शायद ही ग्लोब पर कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां भारत की बढ़ती हुई साख और हमारी मिलिट्री की धमक न सुनाई देती हो। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वह कौन सा पैमाना है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर देश का तमगा हासिल किया है और यह उपलब्धि इतनी ऐतिहासिक क्यों मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि यहां चर्चा हो रही है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की, यानी वायुसेना की ताकत की। एक लंबे अरसे से भारत इस लिस्ट में चौथे पायदान पर जमा हुआ था और तीसरे नंबर पर चीन का कब्जा था। चीन अपनी विशालकाय अर्थव्यवस्था और अंधाधुंध सैन्य खर्च के बलबूते पर वहां बैठा हुआ था और रक्षा विशेषज्ञों का एक बड़ा तबका यह मानता था कि चीन को वहां से हिलाना या उसे पछाड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन साल 2025 के लिए जारी की गई नई रिपोर्ट ने पुरानी सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायु शक्ति है। इस उलटफेर ने न केवल शी जिनपिंग और उनकी सेना को चौंकाया है, बल्कि पेंटागन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी है। अगर हम आज की ताजा स्थिति पर नजर डालें तो दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना अमेरिका की मानी जाती है, जो पहले नंबर पर है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के पास तकनीक और बजट का अंबार है। दूसरे नंबर पर रूस अपनी जगह बनाए हुए है। हालांकि यूक्रेन युद्ध के चलते उसकी साख पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, उसके कई विमान नष्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी विरासत और मजबूत इंजनों के दम पर वह दूसरे स्थान पर है। और अब इन दो महाशक्तियों के ठीक बाद तीसरे नंबर पर जो झंडा लहरा रहा है वह है हमारा प्यारा तिरंगा। जी हां दोस्तों, चीन जो खुद को एशिया का एकमात्र सुपर पावर मानता था और जो अमेरिका को चुनौती देने के सपने देखता है, वह अब खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग में आया बदलाव सिर्फ यह नहीं बताता
कि हमारे पास हवाई जहाजों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी क्वालिटी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी रणनीतिक तैयारी और तकनीक के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। यह छलांग इतनी ऊंची है कि चीन की दीवार भी इसके सामने छोटी पड़ गई है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत ने यह मुकाम हासिल कैसे किया। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो देखेंगे कि चीन के पास 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होने का दावा किया जाता है। उसके पास हमसे ज्यादा रक्षा बजट है, उसके पास हमसे ज्यादा संख्या में विमान है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भारत को चीन से बेहतर और ज्यादा ताकतवर माना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस पूरे मामले की गहराई में उतरना होगा, क्योंकि असली सच सतह के नीचे छिपा होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और उन कारणों का खुलासा करें जिन्होंने चीन को घुटनों पर ला दिया है, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको अपने देश की सेना और उसकी उपलब्धियों पर जरा सा भी गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए देश दुनिया की उन खबरों को आसान भाषा में लेकर आते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। आपका एक लाइक हमारे हौसले को 7वें आसमान पर ले जाता है। अब सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि जिस रिपोर्ट ने इतना हंगामा बरपाया है उसकी विश्वसनीयता क्या है। क्या यह कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट है या फिर इसका कोई ठोस आधार है? जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर वायरल हुई और अखबारों की सुर्खियां बनी, चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वीबो आदि पर हड़कंप मच गया। चीनी नागरिकों और वहां के सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों ने इस रिपोर्ट को खारिज करना शुरू कर दिया। उनकी बौखलाहट समझी जा सकती है, क्योंकि अब तक दुनिया की मिलिट्री पावर की जब भी बात होती थी तो टॉप 3 में अमेरिका, रूस और चीन का नाम एक रटे रटाए मंत्र की तरह लिया जाता था। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वह किसी साधारण ब्लॉग या वेबसाइट ने नहीं छापी है। यह रिपोर्ट जारी की है WDMMA ने, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। यह संस्था पूरी दुनिया में अपनी निष्पक्षता, बारीक अध्ययन और सटीक आंकड़ों के लिए जानी जाती है। यह संस्था किसी भी देश की वायुसेना की रैंकिंग तय करते समय सिर्फ यह नहीं गिनती कि आपके पास कितने जहाज हैं। अगर सिर्फ सिर गिनने की बात होती, सिर्फ भीड़ गिनने की बात होती, तो शायद चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश बहुत आगे होते, क्योंकि उनके पास पुराने और कबाड़ हो चुके विमानों का जखीरा बहुत बड़ा है। दोस्तों, WDMMA का मूल्यांकन करने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक और आधुनिक है। वे देखते हैं कि आपके विमान कितने आधुनिक हैं, उनमें लगी हुई तकनीक किस दर्जे की है, आपके पायलट्स की ट्रेनिंग कैसी है, आपके पास लॉजिस्टिक्स यानी रसद और मदद पहुंचाने की क्षमता कितनी है, और सबसे बड़ी बात, युद्ध की स्थिति में आपकी सेना कितनी जल्दी और कितने प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। इसे वे लोग ट्रू वैल्यू रेटिंग या TVR स्कोर कहते हैं। यही वह जादुई आंकड़ा है जिसने सारा खेल पलट दिया है। साल 2025 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इसी संस्था ने भारत के TVR स्कोर को चीन से बेहतर पाया है और इसी आधार पर भारत को तीसरा और चीन को चौथा स्थान दिया गया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने चीन को पछाड़ा हो। इससे पहले साल 2022 में भी जब ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी, तब भी भारत ने चीन से बेहतर प्रदर्शन किया था। उस वक्त चीन समर्थित कई विश्लेषकों ने इसे एक तुक्का या अस्थायी उपलब्धि बताकर खारिज करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि जैसे ही चीन अपने नए जंगी जहाज बेड़े में शामिल करेगा, भारत फिर पीछे छूट जाएगा। लेकिन अब 2025 की रैंकिंग ने यह साबित कर दिया है कि भारत की यह बढ़त कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी और लंबी अवधि की रणनीति का परिणाम है। असल में अगर हम बारीकी से देखें तो चीन के पास विमानों की संख्या यानी क्वांटिटी जरूर ज्यादा है। उनके पास हजारों की तादाद में फाइटर जेट्स हैं, लेकिन युद्ध सिर्फ भीड़ से नहीं जीता जाता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़ी से बड़ी सेनाएं छोटी लेकिन अनुशासित और आधुनिक सेनाओं के सामने हार गई हैं। युद्ध जीता जाता है सटीकता, तकनीक और जामबाजी से।
भारत ने अपनी पूरी रणनीति क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यानी संख्या के बजाय गुणवत्ता पर केंद्रित की है। भारत ने यह समझ लिया है कि 100 गधों से बेहतर है कि 10 शेर पाले जाएं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज जो विमान शामिल हैं, वे दुनिया के सबसे बेहतरीन और घातक विमानों में गिने जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्रांस से आए राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं। राफेल कोई आम विमान नहीं है, यह एक ओमनी रोल विमान है, यानी एक ही उड़ान में ये हवा से हवा में मार कर सकते हैं, जमीन पर दुश्मन के बंकरों पर बम गिरा सकते हैं और साथ ही साथ दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। राफेल के साथ आने वाली मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों ने पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुका दिया है। मीटियोर मिसाइल की रेंज इतनी है कि हमारा पायलट सीमा के इस पार रहते हुए भी 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान को तबाह कर सकता है। चीन के पास इस टक्कर की कोई मिसाइल अभी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। इसके अलावा हमारे पास सुखोई 30 MKI जैसा एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जिसे भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया है। रूस ने इसे बनाया जरूर था, लेकिन भारत ने इसमें इजरायली और अपनी खुद की तकनीक लगाकर इसे एक अलग ही जानवर बना दिया है। इसमें लगा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इसे दुनिया का सबसे खतरनाक विमान बनाता है। ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जब सुखोई से दागी जाती है तो दुश्मन के पास बचने के लिए पलक झपकने का भी वक्त नहीं होता। फिर हमारे पास मिराज 2000 है, जिसने कारगिल की चोटियों पर सटीक बमबारी करने से लेकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने तक अपनी लोहा मनवाया है। यह विमान पुराना जरूर है, लेकिन इसके अपग्रेड्स ने इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखा है। और दोस्तों, सबसे गर्व की बात तो अब है, इन विदेशी विमानों के साथ साथ हमारा अपना स्वदेशी शेर यानी तेजस फाइटर जेट भी वायुसेना की शान बढ़ा रहा है। तेजस को पहले लोग कम आंकते थे, कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आज तेजस का मार्क 1A वेरिएंट अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे हल्के और फुर्तीले विमानों में से एक है। इसकी रडार तकनीक, इसकी उड़ान भरने की क्षमता और इसका रखरखाव इतना आसान है कि विदेशी देश भी अब इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आने वाले समय में AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देंगे जो अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के विमान बनाते हैं। यही कारण है कि अब दुनिया भारत को सिर्फ हथियारों के खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक उन्नत वायु शक्ति के रूप में देख रही है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वायुसेना के नेतृत्व की सालों की कड़ी तपस्या है। अब जरा चीन की स्थिति पर भी गौर कर लेते हैं कि आखिर वे क्यों पिछड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि चीन तो रोज नए विमान बनाने का दावा करता है, फिर यह गिरावट क्यों? चीन के पास J-20 नाम का तथाकथित 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे वे अपनी शान बताते हैं और इसे अमेरिका के F-22 या F-35 के बराबर बताते हैं। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि चीन की तकनीक अक्सर चोरी की हुई या रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित होती है। चीन क्या करता है? वह रूस या अमेरिका का कोई विमान पकड़ता है, उसे खोलता है और उसकी नकल करके अपना विमान बना लेता है। लेकिन नकल में अकल की कमी रह जाती है। चीन के इंजनों में हमेशा से समस्या रही है। उनके विमानों के इंजन उतनी ताकत और भरोसा नहीं दे पाते जितना कि पश्चिमी या रूसी इंजन देते हैं। जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और चीन अभी तक इसमें पूरी तरह महारत हासिल नहीं कर पाया है। उनके इंजन जल्दी खराब होते हैं, उन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है, जिससे युद्ध के समय उनकी उपलब्धता पर सवालिया निशान लग जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो शायद तकनीक से भी ज्यादा मायने रखती है, वह है कॉम्बैट एक्सपीरियंस यानी युद्ध का अनुभव। दोस्तों, हथियार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाला खिलाड़ी अगर अनाड़ी है तो वह हथियार बेकार है। चीनी वायुसेना ने पिछले कई दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। उनकी आखिरी बड़ी लड़ाई 1979 में वियतनाम के साथ हुई थी और वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। उनकी सेना के पास वास्तविक लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। वे सिर्फ वीडियो गेम की तरह सिमुलेशन में अभ्यास करते हैं। इसके ठीक उलट भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे अनुभवी वायुसेनाओं में से एक है।
चाहे वह 1965 और 71 की जंग हो, जहां हमारे नेट विमानों ने पाकिस्तान के सेबर जेट्स को धूल चटा दी थी, या फिर 99 का कारगिल युद्ध हो, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय वायुसेना ने सटीक प्रहार किए थे। और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक को कौन भूल सकता है। रात के अंधेरे में दुश्मन के घर में घुसकर मारना और सुरक्षित वापस आना, यह भारतीय पायलट्स के कलेजे को दर्शाता है। भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग का स्तर इतना ऊंचा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे साथ युद्धाभ्यास करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि तरंग शक्ति नाम का एक विशाल हवाई युद्धाभ्यास भारत में आयोजित किया गया था। इसमें दुनिया की कई बड़ी वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। यह भारत के बढ़ते कद का ही सबूत है कि दुनिया अब भारत को एक हब मान रही है। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींचा है, जो भारत की बदलती भूमिका को दर्शाती है और जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय पायलट अब ब्रिटेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक वो दौर था जब हम अपनी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन या रूस पर निर्भर थे। हमारे अफसर वहां सीखने जाते थे, अंग्रेज हमें सिखाते थे कि जहाज कैसे उड़ाना है। लेकिन आज वक्त का चक्र देखिए, वही भारत आज इतनी क्षमता हासिल कर चुका है कि ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी हमारे पायलट्स के कौशल और अनुभव का लोहा मान रहे हैं और अपने पायलट्स को हमसे सीखने के लिए कह रहे हैं। यह रिवर्स कॉलोनियलिज्म जैसा एहसास कराता है। यह बताता है कि गुरु अब गुरु बन चुका है। इसके साथ ही भारत का रक्षा उद्योग, जो कभी सुस्त पड़ा रहता था और फाइलों में दबा रहता था, आज पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश की सूरत बदल दी है। भारत में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग अब पूरी दुनिया में बढ़ रही है। फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं और अपनी सीमाओं पर तैनात कर दी हैं। आर्मेनिया, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र में है, उसने हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी गन्स खरीदी है, क्योंकि उन्हें भारत की गुणवत्ता पर भरोसा है। तेजस विमान में भी कई देशों ने रुचि दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जैसा देश जो अपनी तकनीक किसी को नहीं देता, जो अपनी मुट्ठी हमेशा बंद रखता है, वह अब भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने के लिए तैयार हो गया है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच हुई डील, जिसके तहत F414 इंजन भारत में बनेंगे, इस बात का सबूत है कि दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता और बाजार पर कितना भरोसा है। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। यह भारत की बदली हुई सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। एक समय था जब हम सुई से लेकर जहाज तक हर चीज के लिए आयात पर निर्भर थे। रक्षा सौदों में दलाली और देरी आम बात थी। लेकिन आज भारत अपने फाइटर जेट खुद बना रहा है, अपने विमान वाहक पोत खुद बना रहा है, अपनी पनडुब्बियां खुद बना रहा है और अपने मिसाइल सिस्टम खुद तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर आने वाले समय में भारत को हथियारों का एक बड़ा निर्यातक बना देंगे। अब अगर हम थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं और पूरे एशिया महाद्वीप की तस्वीर पर नजर डालें, तो वहां भी भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। बात सिर्फ हवा की नहीं है, जमीन और पानी की भी है। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, बल्कि समग्र शक्ति यानी ओवरऑल पावर में भी भारत ने जापान जैसे शक्तिशाली देश को पीछे छोड़ दिया है। लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत प्रतिष्ठित थिंक टैंक है और जिसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसने अपनी एशिया पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे पर चीन, लेकिन तीसरे नंबर पर अब भारत काबिज है। दोस्तों, यह रैंकिंग सिर्फ मिलिट्री पावर पर आधारित नहीं होती। इसमें यह देखा जाता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उसका कूटनीतिक प्रभाव यानी डिप्लोमेटिक नेटवर्क कितना बड़ा है, भविष्य में उसके पास कितने संसाधन होंगे और उसका सांस्कृतिक प्रभाव कितना है। इन सभी पैमानों पर भारत ने लगातार सुधार दिखाया है। जापान, जो एक समय एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था, आज वह अपनी बूढ़ी होती आबादी और रुकी हुई अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। वहां काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है।
वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी रगों में युवा खून दौड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। यूपीआई जैसी तकनीक को, जिससे हम और आप रोज सब्जी वाले से लेकर मॉल तक पेमेंट करते हैं, उसे दुनिया अपनाना चाहती है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई जैसे देश यूपीआई को अपने यहां लागू कर रहे हैं। यह सब मिलकर भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े विश्लेषक मानते हैं कि भारत का यह उदय अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पिछले 1 दशक की योजनाबद्ध नीतियों का नतीजा है। भारत ने एक बहुत ही संतुलित विदेश नीति अपनाई है। आज भारत एक ऐसा देश है जो रूस की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है और उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति से गले भी मिल सकता है। हम इजराइल के अच्छे दोस्त हैं तो अरब देशों के साथ भी हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत ने किसी के दबाव में आए बिना अपने देश हित को सर्वोपरि रखा और सस्ता तेल खरीदा। यह कूटनीतिक संतुलन साधना आसान नहीं होता। यह तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन भारत ने इसे बखूबी कर दिखाया है। अब जब चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है और विदेशी कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आ रही हैं, ऐसे समय में भारत का यह उदय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं और उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कई देशों में विरोध का सामना कर रही है, क्योंकि गरीब देशों को यह समझ आ गया है कि चीन उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। ऐसे में दुनिया को एशिया में एक ऐसे विकल्प की तलाश है जो लोकतांत्रिक हो, भरोसेमंद हो और जिसकी बाजार क्षमता विशाल हो। भारत इन सभी शर्तों पर खरा उतरता है। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ कानून का राज्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, अपनी कमियों को दूर करता रहा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाता रहा, तो आने वाले वर्षों में शायद 2030 के अंत तक भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शीर्ष 3 शक्तियों में स्थायी रूप से शामिल हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की दावेदारी को कोई नकार नहीं पाएगा और हमें वो वीटो पावर मिल जाएगी जिसके हम हकदार हैं। भारत की वायुसेना की यह उपलब्धि हमें यह भी याद दिलाती है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे और भारत इसकी तैयारी भी जोर शोर से कर रहा है। आपको याद होगा मिशन शक्ति, जिसके तहत हमने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करके अपनी ही एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मार गिराया था। इस परीक्षण ने दुनिया को बता दिया था कि हम अंतरिक्ष में भी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और हमारे ऊपर से गुजरने वाली किसी भी जासूसी आंख को हम फोड़ सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। मेहर बाबा प्रतियोगिता जैसी पहलों के जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी तैयारी सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले 50 सालों की हो रही है। चीन की बौखलाहट का एक कारण यह भी है कि वह भारत को अब चारों तरफ से घिरता हुआ देख रहा है। हिंद महासागर में, जिसे चीन अपना बैकयार्ड बनाना चाहता था, वहां भारतीय नौसेना की पकड़ मजबूत हो रही है। हमारे विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य समंदर की लहरों पर राज कर रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय थल सेना अडिग खड़ी है, जिसने गलवान में दिखा दिया था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और अब आसमान में भारतीय वायुसेना की गर्जना सुनाई दे रही है। मालाबार अभ्यास और क्वाड जैसे मंचों के जरिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया है, जिसे भेदना चीन के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की वह बड़ी खबर जिसने हर भारतीय का सिर ऊंचा कर दिया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि भारत की यह बढ़ती ताकत और चीन को पछाड़ने की यह खबर आपको कैसी लगती है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका और रूस को भी टक्कर दे पाएगा? अपने विचार खुलकर लिखें, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। इसके साथ ही अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो
आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपको कुछ नया और सच्चा जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह गर्व करने वाली खबर पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में बिना किसी लाग लपेट के देश और दुनिया की सच्ची और सटीक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और गर्व से कहें, जय हिंद, जय भारत।